नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आज का दिन यकीनन आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन था और पूरे पाकिस्तान के अवाम जो हैं जिस तरह उन्होंने इस पर मसरत का इजहार किया और जो उनकी फीलिंग्स और जज्बात थे, इससे हर बंदा आशना है। इमरान रियाज रिहा कर दिए गए। पुलिस ने कहा हमने बाजियाब करवाया। बाजियाब एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसके बारे में पुलिस की अपनी पूरी की पूरी तारीख़ है कि बाजियाब कैसे करवाया जाता है, किस तरह करवाया जाता है। बच्चा अगवा होता है, छापा मारा जाता है, उस घर से बरामद किया जाता है, जो उसके अगवा कुरिंदगान हैं उनका पता चलता है कि वो कहाँ हैं। कोई आदमी कहीं छुपा हुआ है, उसको बाजियाब करवाया जाता है। कोई आदमी मुल्क से बाहर चला गया है, उसको कहीं से बाजियाब करवाया जाता है। पुलिस ये बताने से अभी तक कासर है कि वो कौन लोग थे जिनके पास इमरान रियाज था, कहाँ से बाजियाब हुआ और कैसे बाजियाब करवाया गया। ये कहानी एक वक्त आएगा कि जब तश्तस बाम होगी और यकीनन होगी, इसलिए कि इस तरह की कहानियाँ जो हैं ऐसे वक्त में हमेशा उन पर पर्दा डाल दिया जाता है, लेकिन तारीख़ कभी भी इन कहानियों को भूला नहीं करती। इमरान रियाज की टीम के अरकान 5:35 को वो वहाँ घर पहुँचे हैं, तो उसके बाद वो जाने वाले पहले अहबाब थे जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई। तो उसके बाद मेरी अपनी बात, क्योंकि मैं ज़्यादातर उस ख़ानदान को किसी तौर पर भी उनके घर जाके किसी तौर पर भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं ख़ुद इस ऑर्डील से गुज़रा हूँ। उन्होंने ये कहा कि इमरान रियाज जो हैं इस वक्त अब नींद की एक ख़ास कैफियत में है कि उनको बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत लगती है और तकरीबन 20 के जो वज़न जो है उनका कम हो चुका हुआ है। और मुझे इसका बखूबी अंदाज़ा है क्योंकि 11 तारीख़ को इमरान रियाज को अगवा किया गया था और 12 तारीख़ को मुझे अगवा किया गया था रात को 11:30 बजे, 12 और 13 की दरमियानी रात को। मैं इसे किसी तौर पर गिरफ़्तारी नहीं कहूँगा, क्योंकि गिरफ़्तारी बुनियादी तौर पर जब की जाती है तो उसे किसी अदालत के सामने पेश किया जाता है, उस पर कोई मुकदमा चलता है। ये अगवा है जिसका ना शायद उसे इल्म है कि कौन लोग थे, ना मुझे इल्म है कौन लोग थे, लेकिन पूरी कौम को इल्म और अंदाज़ा है कि वो कौन लोग थे। और शायद वक्त आने के बाद इस तरह की सूरत हाल सामने नज़र आ जाए और हक़ाइक़ जो हैं वो मंज़र आम पर आएँ। मैं ख़ुद 3 दिन रहने के बाद जब वापस आया था तो मेरा अपना तकरीबन 7 किलो वज़न जो था वो कम हो चुका हुआ था। तो जो शख्स इमरान रियाज 140 दिन वहाँ रह के आया है तो उसका 20 किलो वज़न कम होना जो है ये यकीनन एक नॉर्मल सी बात है। और दाढ़ी उसकी बड़ी हुई थी, उसके बारे में बताया गया। डॉक्टर उस वक्त टेस्ट कर रहे थे जब मेरी बात हुई। मेरी उनके वालिद से दरमियान में मुलाकात एक हुई, एक फ़ंक्शन में भी। और मैं सच्ची बात यह है कि मैं समझता हूँ कि फैमिली का दुख और कर्ब क्या होता है। पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम मिलकर भी कहें कि हम दुखी हैं, हमें परेशान हैं, तो वो दुख नहीं हो सकता कि जो कि ख़ानदान का दुख होता है। और मैंने इस दुख को अपने घर में महसूस किया है। तो जिस तन लागे सो तन जाने। लेकिन एक बात तय है कि इमरान रियाज के इस 140 दिन के एपिसोड से पाकिस्तान के बेशुमार चेहरे बेनकाब हुए। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे आँखों पर पर्दा डाल के जब ले जाया गया था तो मुझे उन्होंने एक बात ही बड़े कहके से कही थी, क्योंकि मैं तो नहीं जानता कौन लोग थे, कि देखिए तुम्हारे अपने चैनल पे भी उसका टिकर नहीं चल सका और तुम्हारी पूरी साफ़ती बरादरी ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की है। और उनमें से तो बाज़ लोग हमें कहते हैं कि इसको ठीक ठाक रगड़ा लगाओ। ये कौन लोग थे जो कहते थे रगड़ा लगाओ? और ये यकीनन इमरान रियाज के बारे में भी कहते होंगे रगड़ा लगाओ। और हम सब जानते हैं ये कौन लोग हैं और ये कौन लोग और किस तरह के मफादात के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सहाफ़ती खामोशी जो है ये बड़ी तकलीफ़देह है। अगर सोशल मीडिया इस वक्त ना होता तो आवाम तक आवाज़ भी ना पहुँच पाती। वो लोग जो कि मुख्तलिफ़ चैनल से बैठे हुए लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं और जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं और जो अपने आप को पाकिस्तान के साफ़ती उफ़क़ का दरख्शंदा सितारा कहते हैं, उन लोगों ने भी इमरान रियाज के लिए शायद कुछ नहीं किया। ना कोई आँख धड़की, ना कोई भड़की और ना कोई दिल धड़का। बस
वो चंद दोस्त, चंद लोग जो कि समझते थे कि इमरान रियाज के साथ जुल्म हुआ है, वो गुफ्तगू करते रहे। ये अलग बात है कि और बहुत सारे सहाफ़ी जो थे वो जाते रहे और उनके बारे में बाकायदा आवाज़ें बुलंद होती रहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रहीं, एहतजाज होते रहे, प्रेस क्लब पे एहतजाज होते रहे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की सहाफ़त गुज़श्ता 20 साल से कॉरपोरेट कल्चर की एक मुर्दा सहाफ़त बन चुकी हुई है, इसलिए वहाँ से इमरान रियाज के ख़िलाफ़ आवाज़ की तवक्को अबस थी। पाकिस्तान की सहाफ़त न सिर्फ उन सहाफ़ियों के कब्ज़े में है, बल्कि शायद उनके सहाफ़ियों के कब्ज़े में भी नहीं है। वो इस वक्त पाकिस्तान के उन लोगों के कब्ज़े में है कि जिन लोगों ने ज़िंदगी में कारोबार के अलावा और कुछ किया नहीं है। किसी ने घी मिल चलाई है, तो किसी ने शुगर मिल, किसी ने कॉलेज चलाया है, तो किसी ने प्रॉपर्टी का कारोबार किया। इनके यहाँ अखबार और टीवी बुनियादी तौर पर एक शानदार किस्म की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि जो उनके कारोबार पर मैली नज़र से उन्हें बचाती है। और ये बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल है कि जिससे हम नहीं, पूरी दुनिया गुजर रही है। नोम चॉम्स्की की एक किताब है मैन्युफैक्चरिंग द कंसेंट, कि किस तरह हम लोगों की राय को मैन्युफैक्चर करते हैं, घड़ते हैं। और उसके अंदर उसने एक लिस्ट पेश की है उन तमाम अदारों की, उन तमाम कॉरपोरेट के बड़े बड़े मुख्तलिफ़ किस्म की के ग्रुप्स की, कि जो CNN को ओन करते हैं, जो वॉल्ट डिज्नी को ओन करते हैं, जो BBC को, जो टेलीग्राफ को, जो न्यूयॉर्क टाइम्स को, सब की उसने एक मुकम्मल तौर पर लिस्ट दी है और समझता है कि किस तरीके से इनका गला कब घूंटा जा सकता है। मैं जिस वक्त शुरू में बात करता था, जब लोग खड़े होकर हमारे सहाफ़ी दोस्त कहा करते थे कि हमने बड़ी जद्दोजहद से यह आज़ादी हासिल की है, और शेख रशीद साहब उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो मैं उन्हें कहा करता था कि जो तो आज़ादी तुमने हासिल की है, ये हासिल नहीं की गई, तुमको एक ख़ास मकसद के लिए अता की गई है, और जब वो लोग चाहेंगे ये पूरी की पूरी आज़ादी यूँ गले की तरह, जैसे कहते हैं, घुमा के घूंट के रख देंगे। और वही हुआ। आज 1965 के अंदर या 64 के अंदर जब पाकिस्तान टेलीविज़न आया था, और जिस तरह का पाकिस्तान टेलीविज़न उस वक्त था, आज इस पाकिस्तान के 2 दर्जन से ज़्यादा टीवी चैनल बिल्कुल वैसा ही स्टेट ऑर्गन के तौर पे काम कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत ख़बर एक ज़माने में 1970 के इलेक्शंस में आज़ादी दी गई थी कि अपोजिशन की खबर लगा दो, फिर 70 के इलेक्शन में आज़ादी दी गई थी, उतनी आज़ादी मेरे इन चैनलों को भी हासिल है। लेकिन इमरान रियाज के सिर्फ इमरान रियाज वापस नहीं आया। इमरान रियाज के साथ आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा होता जा रहा है कि अब शायद वो काम, वो प्लानिंग इमरान ख़ान को आउट करने की, और उसके साथ साथ एक मुकम्मल तौर पे नवाज शरीफ को लाने की, और उस यहाँ एक मुकम्मल तौर पे अपनी सबसर्विएंट हुकूमत कायम करने की, शायद वो कामयाब ना हो सके। इसलिए एक बराबर की सूरत हाल चल रही है। देखें, जब भी मुज़ाकरात होते हैं किसी बराबर की क़ुव्वत के साथ, तो 2 तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं। एक तो ये है कि CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी किए जाते हैं, कुछ लोगों को रिहा किया जाता है, और साथ साथ अपनी ताकत को ज़ाहिर करने के लिए काम भी साथ जारी रहा जाता है। मसलन इस वक्त सहाफ़ियों का टीवी से निकालना जो है वो भी जारी है। मेरे साथ प्रोग्राम करते थे ज़फ़र लाली, उनको निकाल दिया गया है। उसके बाद असदुल्ला ख़ान को निकाल दिया गया है, जो कि वो बोलता था। हारून रशीद साहब को पहले सुबह के प्रोग्राम पर डाला गया, अब सुबह का प्रोग्राम भी ख़त्म किया गया। उस चैनल के भी 2-3 सहाफ़ियों को थ्रेट है कि आप इनको क्यों बोलने देते हो। फिर एक सहाफ़ी को, खालिद जमील को, वहाँ से पकड़ लिया गया। और भी इस तरह की साथ चीज़ें चल रही हैं। और साथ ये भी हो रहा है कि 129 लोगों को लाहौर, पेशावर में 9 मई के हिसाब से रिहा किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर लाहौर में कुछ 9 लोगों को रिहा किया गया, जिनमें से मशहूर ख़वातीन जो थीं, जो कि इस मामले के अंदर वीडियोस करती थीं और बहुत उनका नाम था, उनको रिहा किया गया। उनकी ऑर्डर अदालतों ने कर दिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे होते हैं। और मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि मोहम्मद अली दुरानी एक दावा लेके उठे थे कि मैंने चूँकि शहबाज शरीफ की डील कराई थी, तो मुझे भी ख़ास तौर पे कहा गया है कि अब आप इमरान ख़ान के साथ हमारी बात करवाएं। लेकिन इमरान ख़ान के साथ जो है वो डील शायद ना हो,
इमरान खान के साथ मुआहदा हो, और मुआहदे और डील में बहुत फ़र्क होता है। डील जो होती है वो इंटरनेशनल प्रेशर्स के साथ या किसी आदमी की रिक्वेस्ट के ऊपर होती है। मसलन 2 डीलें अब तक बहुत बड़ी अहम हुई हैं। एक डील हुई है जो कि बेनज़ीर भुट्टो की डील थी। वो डील के बारे में खुद जो है वो उसने कोंडालीसा राइस ने कहा था कि हमने मुशर्रफ से कहा था कि तुम बेनज़ीर के साथ तय करो, और फिर उसके बाद ISI के चीफ जनरल कियानी जो थे वो दुबई में गए थे और उन्होंने बेनज़ीर को NRO दिया था। इसी तरह नवाज शरीफ की डील जो है वो भी बैरूनी उस दबाव के तहत हुई थी, जब पहली दफ़ा साद हरीरी और उसके साथ दूसरे अरब जो थे वज़ीर कतर के जो वज़ीर ख़ारजा थे या कोई और शहज़ादे थे वो उनके साथ आए थे। उसके बारे में क्लिंटन ने बाकायदा साफ़ तौर पे कहा कि नवाज शरीफ जब मुझसे मिलने आया था तो उस मिलने की मुलाकात के दौरान उसने अपने जो शमशाद अहमद ख़ान साहब को और एम्बेसडर को निकाल दिया था और ज़ाती तौर पे मुझे रिक्वेस्ट की थी, और जिसमें ब्रूस रेडल शामिल था, और उसने उसको एंडोर्स किया, बताया है कि इसने कहा था कि मुझे फ़ौज जो है वो अगर उसने मुझे मारा तो मैं अपने ख़ानदान को साथ लेके आऊँ तो मुझे बचाओगे। तो मैंने इसे कहा था कि तुम कारगिल को इशू जो है इसको ठीक कर लो तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, और मैंने ही इसको साद हरीरी को और कतर के शहज़ादे को भेजा था ताकि इसकी डील हो जाए। आखिरी दफ़ा जो डील हुई है वो शहबाज शरीफ वाली, उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब कहते हैं मैं हूँ। लेकिन इमरान खान का मामला ये हुआ है कि इमरान खान ने बाकी सारे अंदाजे जो हैं उनको गलत साबित कर दिया है। अमूमन ये समझा जाता था कि इमरान खान जो हैं वो जेल के अंदर अपनी जो है जो नर्व्स हैं उसको ख़त्म कर पाएंगे और टूट जाएंगे, जबकि इमरान खान ने बिल्कुल उससे मुख्तलिफ साबित किया और किसी किस्म की तब्दील करने से इनकार किया। फिर दूसरा ये था कि मजबूर होकर पाकिस्तान से चले जाएंगे और कहेंगे कि ज़िंदगी में अगर ज़िंदगी बाकी रही तो 4-5 साल बाद फिर दोबारा आ जाएंगे, तो उनको किसी जगह आराम करने की ज़रूरत जो है वो हो तो उनको आराम करने के लिए गुंजाइश पैदा की जाएगी। ये भी नहीं हो रहा। लेकिन इमरान खान शायद ये कर भी लेता, और ये लोग भी शायद इमरान खान के हवाले से करते, अगर पाकिस्तान की अवाम जो है इतनी शानदार तरीके से इतनी शिद्दत के साथ इमरान खान के साथ ना होती। यही वजह है कि इमरान खान की इस 1.5 साल की बदतरीन किस्म की सूरत हाल के दौरान भी अवाम उनके साथ रही है। लेकिन सबसे अहम तरीन किरदार जो अदा किया है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अदा किया। वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जिनके बारे में अक्सर हम समझा करते थे ये बड़े तयश पसंद किस्म के लोग हैं, वहीं आराम से बैठे रहते हैं, ज़्यादा आईफोन भेज दिया अपने बच्चों को या कुछ और चीज़ भेज दी या कुछ टेपें ले आए, बाकी चीज़ें, इनको पाकिस्तान के हालात से कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन जिस शिद्दत के साथ उन्होंने आलमी ज़मीर को झंझोड़ा है, इसने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है। यही पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना दिया है। इस वक्त मुशाहिद हुसैन साहब ने भी आज इस पर इंटरव्यू दिया है, बल्कि मैं तो काफ़ी अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है उसकी माशी और सियासी बका जो है इस बात पे है कि आप इमरान खान जो है उसको बाकायदा इलेक्शन में आने दें, और अगर आप इलेक्शन में आता है तो फिर उसके बाद अगर वो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा तो लोग उसको ख़ुद मुस्तरद कर देंगे, तो फिर उसके बाद आप जो चाहे करते फिरें, जिसको चाहे आप लेके आता फिरें। लेकिन जो कैपिटल, जो जमा पूंजी PDM की तबाह बर्बाद हुई है, वो इसका एक नतीजा है जो कि इस तहरीक के अंदर हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, इनकी गुज़श्ता 30-40 साल की मेहनत जो है वो अकारत होकर रह गई है, इनकी पजीराई ख़त्म हो गई है। यही वजह है कि जिस तरह 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उतारा था ज़िया उल हक़ ने, तो फिर उसके बाद मुफ्ती महमूद साहब ने एक ख़त लिखा था कि हम एक कौमी हुकूमत में शामिल किया जाए और ताकि हम आपके लिए इलेक्शन की राह हमवार कर सकें। और उस वक़्त हुआ ये था कि तमाम सियासी पार्टियां जो कि 9 इत्तेहाद थीं वो भुट्टो की मकबूलियत से ख़ाइफ होकर इलेक्शन में नहीं जा रही थीं और डरती थीं, और यही कैफियत शायद आज है। लेकिन अब हालात शायद वो नहीं रह गए। भुट्टो की मुखालफ क़ुव्वतें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थीं। इमरान खान की मुखालफ क़ुव्वत जो है अवाम के अंदर अब कोई नहीं है। अवाम के अंदर शायद ही कोई शख्स ऐसा हो कि जिसको उसकी मुखालफ क़ुव्वत की पजीराई मिलती हो। चंद TV चैनल्स पे बैठे हुए मुख्तलिफ़ पार्टियों के नुमाइंदे या चंद वो सहाफ़ी
कि जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की इस्टेब्लिशमेंट की मुर्खबात नुमा वाला किरदार अदा करते हैं, उनके अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा। यही वजह है कि एक बहुत संजीदा सोच उभरती जा रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आरिफ अलवी और मोहम्मद अली दुरानी और इन लोगों का वो चीज़ पे वो चल जा वो रास्ता शुरू हो गया। रास्ता क्या निकलेगा, ये बहुत खौफनाक भी हो सकता है और बहुत बेहतर भी हो सकता है। खौफनाक इस वजह से हो सकता है कि इमरान खान का जब ऐसे आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि अब ओपन ट्रायल जो है वो शुरू करेंगे, और क्योंकि कादी फारिसा ने कह दिया है तो हम मेरे कोर्ट से अदालत में ओपन ट्रायल शुरू होगा। तो अगर जब ओपन ट्रायल इमरान खान का शुरू हुआ तो जितने बोदे केस बनाए गए हैं उनसे लोगों का पर्दा उठना शुरू होगा, तो मसला बन जाएगा। तो इसलिए एक तो खौफनाकी है वो है, जिससे बचने के लिए मुझे यूँ लगता है कि उन केसेस के चलाने से पहले ही मामला किसी और तरफ चले जाएंगे। दूसरी चीज़ ये समझी जा रही है कि शायद कादी फारिसा के आने के बाद ये सूरत हाल हुई है, और उनका जो बुनियादी केस है इस वक्त पेश हो रहा है उनके सामने, ये जो ISI के उसके ऊपर जो उन्होंने धरना केस के ऊपर, तो उसमें एक कहा जा रहा है कि शायद डील की सूरत है, क्योंकि हमारे मुल्क में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बहुत चलती हैं। डील ये शायद समझी जा रही है कि शायद ये धरना केस के ऊपर उनसे फैसला जो है इस तरह का गोलमोल ले लिया जाए, और या कोई उसके आर्डर ले जाए, क्योंकि बहुत वेग से है, ये करें, सियासत में हिस्सा ना लें, फलां में हिस्सा ना लें, इसका कोई पैमाना तो होता नहीं। वे ऑर्डर भी बिल्कुल वेग है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी वेग हो जाएगी कि हाँ जी कर रहे हैं, हमने तो वादा ले लिया है, आइंदा से हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे, जैसे पहले भी कहा करते हैं। लेकिन शायद मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले को वो बहाल रखें। लेकिन ये वक्त आने बताएगा कि कादी फारिसा साहब की वजह से ये सूरत हाल हुई है, या इस्टेब्लिशमेंट खुद समझती है कि अब हमारे लिए कोई और रास्ता बाकी ही नहीं रहा, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अदारे हैं, अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की खुशहाली है। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं है, और जो किसी तरह के क्योस, बेयकीनी और नारकी के अंदर नौज़ बिल्लाह मेरे मुंह में खाक, ऐसी सूरत हाल पैदा भी हो सकती है, और इंडिया को बाकायदा इसमें तैयार भी करवाया जा रहा है कि वो ऐसी हरकत करे, तो फिर शायद कुछ बाकी न रहे। और अब तो लगता है कि होश आ रही है। अल्लाह करे कि होश जल्द आ जाए।